नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। जैसा कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। पिछले 4 चरणों के चुनाव में छत्तीसगढ़ में एक बात सुकून देने वाली है कि वोटिंग का परसेंट हर बार 1-2% बढ़ता रहा है। आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 72.80% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा 78.78% सरगुजा और 78.43% रायगढ़ में मतदान हुआ है। आज हम आपको बताएंगे कि 11 सीटों का विश्लेषण। तो आइए पहले शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इस ग्राफिक्स के माध्यम से कि कब कब कितने प्रतिशत मतदान हुए हैं। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से इस ग्राफ के माध्यम से हम जानते हैं कि कब कब कितने प्रतिशत मतदान हुए थे। 2009 में 55.38%, 2014 में 69.5%, 2019 में 71.49% और 2024 में 72.8% मतदान हुए हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि लगातार वृद्धि होती रही है मतदान प्रतिशत में छत्तीसगढ़ में। अब आपको बताते हैं कि किन सीटों पर कितने कितने प्रतिशत और कब कब मतदान हुए हैं। तो ये लोकसभा सीट बस्तर की बात करें तो 2009 में 47.33 और 2014 में, अब राजनांदगांव की अगर जो बात करें तो आपको बताएं कि 58.86% आप देख सकते हैं राजनांदगांव का। उसके बाद 2014 में 74.04%, 2019 में 76.20% और इसी तरह से अब बात करेंगे महासमुंद की तो महासमुंद में 56.69%, 74.61% 14 में और 2019 में 74.65% और 2024 में 71.13%, यानी कि महासमुंद में कम प्रतिशत मतदान हुआ है। आगे बढ़ते हैं तो कांकेर की बात करें तो यहाँ पर 9 में 57 पॉइंट कुछ, वहीं 2014 में 70.22%, 2019 में 74.42% और कांकेर में 24 में 73.50% मतदान हुए हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं यहाँ पर कांकेर में, यानी कि फिर कम प्रतिशत मतदान हुए हैं इस बार 2019 के मुकाबले। वहीं कोरबा की अगर जो बात करें तो 58.41% और 73.95% 2014 में, 2019 में 75.38% और 75.63% यहाँ पर मतदान 2024 में, यानी कि यहाँ पर कोरबा में कुछ प्रतिशत मतदान यहाँ पर बढ़े हुए हैं। अब बात करेंगे बिलासपुर की तो यहाँ पर भी अगर जो देखा जाए तो लगातार बिलासपुर में 52, फिर 2014 में 63, 2019 में 64 और 64.48 और 2024 में 64.67, यानी कि यहाँ भी कुछ प्रतिशत मतदान बढ़े हुए हैं। तो हम आपको प्रतिशत मतदान बता रहे हैं। वहीं दुर्ग की अगर जो बात करें तो 55.93 यहाँ और 67.74% यहाँ पर मतदान हुए हैं। 71.78% 2019 में और 73.68% दुर्ग में, यानी कि बढ़ा हुआ प्रतिशत दुर्ग में भी अब देखने को मिल रहा है 2019 के मुकाबले। रायपुर की जहां तक बात करें तो यहां भी प्रतिशत मतदान में 2019 के मुकाबले बढ़ोतरी देखी गई है और 2009 के मुकाबले 2014 में बढ़ोतरी देखी गई है। लगातार यहां पर बढ़ोतरी होती रही है मतदान प्रतिशत में। वहीं अगर जो आप बात करें जांजगीर चांपा की तो ये रायपुर हमने आपको दिखाया। अब जांजगीर चांपा की बात करें तो यहाँ पर भी 48% मतदान जो है 2009 में, 2014 में 61.54% मतदान हुए हैं। वहीं 2019 में 65.81 और 24 में 67.66% मतदान हुए हैं। आगे की बात करें तो रायगढ़ में भी जो है यहाँ पर मतदान प्रतिशत 2019 के मुकाबले यहाँ पर बढ़ा हुआ दिख रहा है और 2009 के मुकाबले यहाँ पर 2014 में यहाँ पर बढ़ा हुआ दिख रहा है। 2014 के मुकाबले 2019 में बढ़ा हुआ दिख रहा है और 2019 के मुकाबले 2024 में भी बढ़ा हुआ दिख रहा है। अब सरगुजा की बात कर ले तो सरगुजा में भी वही स्थिति है। यहाँ पर 61 कुछ प्रतिशत 9 में, 77.96% यहाँ पर 14 में, लेकिन घटा हुआ प्रतिशत 2019 में यहाँ पर दिखाई दे रहा है 77.40% और 79.89%, यानी कि 19 के मुकाबले सरगुजा में यहाँ पर प्रतिशत मतदान में वृद्धि देखी गई है। ये हैं हमारे
स्थितियां। अब हम आपके पास आना चाहेंगे और अगर जो कुल मतदान प्रतिशत की बात करें तो 1.31% की वृद्धि यहां पर देखी गई है। तो 1.31% यहां पर मतदान वृद्धि की गई है, हुई है। हालांकि ये देखा जा रहा था कि माना जा रहा था कि मतदान प्रतिशत कम हो रहा है, लेकिन चिंता थी और तब भी राजनीतिक दलों को यह चिंता थी कि आखिर मतदान प्रतिशत अगर जो कम हुआ है तो ऐसा क्यों हुआ है मतदान प्रतिशत, और वो किसके पक्ष में जाएगा या विपक्ष में जाएगा। लेकिन मतदान प्रतिशत में कुछ बढ़ोतरी हुई है, कुछ बढ़ोतरी कह सकते हैं। 1.31% की बढ़ोतरी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होती है, लेकिन फिर भी यह बढ़ोतरी हुई है। तो आखिर यह मतदान प्रतिशत किसके पक्ष में जाएगा, आज इस पर हम बात करेंगे। और साथ ही साथ जिन जिन लोकसभा सीटों पर मतदान प्रतिशत में कमी आई है, अगर ग्राफ के माध्यम से हम दिखाते रहें तो मतदान के प्रतिशत में अगर जो कमी आई है जिन जिन लोकसभा सीटों पर, तो वो चीजें हम दिखाएंगे। ये मतदान प्रतिशत ये मतदान प्रतिशत, हाँ जी, अब जो आप देख रहे हैं सीटों के मतदान प्रतिशत की, ये लगातार हम आपको बताते रह रहे हैं कि 2019 के मुकाबले 2024 में जिन जिन सीटों पर मतदान कम हुए हैं वहां की क्या स्थिति होगी, उस पर नेताओं की क्या प्रतिक्रिया होगी, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ जिन जिन लोकसभा सीटों पर मतदान प्रतिशत अधिक हुआ है और मतलब जितने मतदान प्रतिशत हुए हैं और जहां पर कम या ज्यादा, कहीं पर बहुत ज्यादा हुआ है, वो किन के पक्ष में जाने वाले हैं, इस पर भी हम अनुमान लगाएंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ेंगे और राजनेता तो जुड़ेंगे ही। तो तमाम बातों पर हम प्रश्न करेंगे, उसका उत्तर लेंगे। आज इस कार्यक्रम में हम इन्हीं प्रतिशत मतदानों पर 11 की 11 जो लोकसभा सीट है छत्तीसगढ़ की, इन पर तमाम हम बातें करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह मतदान प्रतिशत क्या कहलाता है और क्या कहता है और इसके नतीजे क्या हो सकते हैं। हालांकि 4 जून को नतीजे आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम पार्टियों की राय भी जान लें और राजनीतिक विश्लेषक क्या कहते हैं इस पर, उनका गणित क्या कहता है, यह भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। संजय देवांगन जी, कांग्रेस प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ किरण बघेल जी, बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े नागेंद्र वर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आपकी विद्वता, आपका आकलन आज बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि आज प्रतिशत मतदान पर बातचीत हो रही है। सबसे पहले हम आना चाहेंगे किरण बघेल जी के पास, बीजेपी प्रवक्ता हैं आप। किरण बघेल जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि वास्तव में इस टोटल अगर जो मतदान प्रतिशत की बात अगर जो की जाए तो यहां पर 2019 के मुकाबले 2024 में 1.31% मतदान जो है ज्यादा हुआ है। ये इसे क्या कह सकते हैं, इसे आप किसके पक्ष में जाता हुआ देख रही हैं? हालांकि अब तो छत्तीसगढ़ में मतदान नहीं होने हैं, फिर भी। देखिए देवेंद्र जी, बिल्कुल ये बढ़ा हुआ प्रतिशत बताता है कि लोगों की उम्मीद बनने वाली सरकार से बहुत ज्यादा है। और जो क्योंकि ये अभी भाजपा की सरकार है तो साफ तौर पे मुझे लगता है भाजपा के पक्ष में ज्यादा होगी, क्योंकि पिछले 5 साल में इतने ज्यादा बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं मोदी जी सरकार के द्वारा। 370 धारा की बात करें, महिला रिजर्वेशन की बात करें, सबसे बड़ा सेतु अटल सेतु की बात करें, एयरपोर्ट की बढ़ी हुई संख्या की बात करें, सड़कों के किलोमीटर बढ़ने की बात करें, ये तमाम ऐसे स्टार्टअप की बात करें, डिजिटल इंडिया की बात करें, यूपीआई पे सिस्टम की बात करें, डिजिटल इंडिया की बात कर ले, तो युवा से लेके किसान से लेके महिलाओं से लेके सभी वर्ग ने मोदी जी के गारंटी पे बहुत भरोसा जताया है। और जिस प्रकार मोदी जी के सामने जो विपक्ष रही है, इंडिया घमंडी गठबंधन, नीतीश जी को अपने साथ नहीं रख पाए, ममता जी का सामंजस्य नहीं बिठा पाए, तो एक कमजोर विपक्ष की गैर मौजूदगी में मोदी जी के ऊपर भरोसा बहुत बढ़ा है, चाहे छत्तीसगढ़ की जनता की बात करें या भारत की जनता की। तो मुझे लगता है ये बढ़ा हुआ जो प्रतिशत है डेफिनेटली मोदी जी के पक्ष में होगा, भाजपा के पक्ष में होगा। कि जैसे कि मोदी जी ने अभी 1947 के बाद 47 की बात की है, भविष्य की बात की है, तो मुझे लगता है भारत की जनता भविष्य के भारत को लेकर बहुत ज्यादा और मोदी जी के हाथ में कहीं अपने आप को। चलिए हम आपके पास आएंगे। संजय देवांगन जी,
आप इस बढ़े हुए, हालांकि मामूली बढ़े हुए मत प्रतिशत को किसके पक्ष में आंकते हैं? सर्वप्रथम आप सभी को जी मेरा नमस्कार। नमस्कार है। देखिए, वास्तविक में अपन मान सकते हैं इस बार की जो परसेंट बढ़े हैं उसे बढ़ा नहीं माना जा सकता, बहुत ही कम है, नॉमिनल है। लेकिन पिछले 5 साल में जो छत्तीसगढ़ के जितने भी हमारे 9 के 9 निष्क्रिय सांसद थे, जो छत्तीसगढ़ के लिए कभी भी अपनी आवाज बुलंद नहीं किए, और ना छत्तीसगढ़ को कोई उनसे जो जनता चुन करके उनको दिल्ली भेजी थी अपनी सुख सुविधाओं और छत्तीसगढ़ के बढ़ोतरी को लेकर के, चाहे रेल की सुविधा हो, चाहे वो क्षेत्र के विकास को लेकर के हो, कोई भी हो, इसमें निष्क्रिय रहे हैं। इसलिए इस बार छत्तीसगढ़ में वोटरों को अब हम देखे हैं कि कोई भी वोटर इस बार खुल करके इस बात को नहीं कहा है कि हमने किसको वोट किया। और जो इनकी निष्क्रियता है, इन सभी को देखते हुए, और जो कांग्रेस की घोषणा है, जो महालक्ष्मी है, मजदूरी दोगुनी का है, स्वास्थ्य का है, मजदूरों की रक्षा का है, मुफ्त शिक्षा का है, युवाओं के लिए रोजगार का लेकर के है, ऐसी जो काफी सारी जो योजनाएं हैं जो केंद्र में हमारे घोषणा पत्र बना है, उसको लेकर के इस बार जनता कांग्रेस को अवसर देगी और अधिक से अधिक सीट कांग्रेस इस बार छत्तीसगढ़ में जीतेगी। ये अभी तक हमारी जो लेकिन आपने लक्ष्य तय नहीं किया है। सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी लगातार 11 की 11 सीटों का लक्ष्य अपना तय कर रही है, बता रही है कि हम इतने सीटों पर आ रहे हैं, पूरी की पूरी सीटें जीत रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से ऐसी कोई सकारात्मक इस तरह के कोई लक्ष्य सामने नहीं आए हैं। देखिए, हम शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि हम 11 के 11 का दावा नहीं करते। 11 सीटों पे बहुत जबरदस्त कांग्रेस चुनाव लड़ी है और धरातल पे आकर के लड़ी है, और जनता, छत्तीसगढ़ की जनता इतनी समझदार है, उनको विकास किससे हो सकता है और कौन पार्टी उनके साथ में और उनके हक के लिए लड़ सकते, उस बात को देखकर के इस बार मतदान किए हैं। इसलिए हम जो पिछले बार हम 2 सीट जीते थे, उससे इस बार अधिक सीट और कम से कम 5 से 7 सीट जीतने की हमारी उम्मीद है। इसलिए हम अस्वस्थ हैं और उसमें किसी प्रकार से हमें कोई शंका की बात नहीं। भाजपा भले 11 की 11 सीट कहे, हम 11 सीट नहीं कहते, लेकिन हमारी सीट में बढ़ोतरी होगी और छत्तीसगढ़ में प्रतिनिधित्व करने का इस बार कांग्रेस को अवसर मिलेगा दिल्ली जाकर के। चलिए ठीक है। हमारे साथ नागेंद्र वर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। नागेंद्र वर्मा जी, हम आपके पास आना चाहते हैं, आपका गणित क्या कहता है? हालांकि मामूली मत प्रतिशत में मामूली वृद्धि देखी गई है, 1.31% कोई बहुत बड़ी वृद्धि नहीं है 2019 के मुकाबले। तो क्या आपका गणित क्या कहता है? मामूली वृद्धि से नहीं माना जा सकता। धीरे धीरे परिस्थितियां बदल रही है, लोग जनमत की महत्ता को समझ रहे हैं, अपने वोट के पावर को समझ रहे हैं, और खासतौर पर निर्वाचन आयोग ने इसको लेके लोगों के अंदर जो जागृति पैदा करी है उनके वोटिंग पावर को लेके, उससे मुझे लगता है कि इससे सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। युवाओं की भी जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। वोटर लिस्ट की भी जो हम देखते हैं कि आंकड़े मतदान केंद्रों के भी लगभग इसीलिए कुछ क्षेत्रों पर बढ़ाने पड़ रहे हैं, वहाँ पर। और इसके साथ साथ हम लगातार देख रहे हैं कि विश्लेषण जब किया जाता है तब इन मतों का जब बहुत अत्यधिक प्रतिशत बढ़ता है, तब हम कह सकते हैं कि पार्टियों के लिए चिंता का विषय या खुशी की बात हो सकती है कि मतदान उनके पक्ष में हो रहा है या विपरीत हो रहा है। लेकिन जो मामूली आंशिक वृद्धि है वो बहुत ज्यादा ऐसे प्रभाव मुझे लगता है कि नहीं डाल रहा है। और इसके बहुत और भी फैक्टर होते हैं। जब कोई स्टार प्रचारक किसी क्षेत्र में आता है और उसके बाद उसके भाषण के बाद लोगों में एक मुझे लगता है कि उस पार्टी के प्रति हो सकता है प्रतिशत मतदान बढ़ रहा हो, लोगों का मन बदल गया हो, ये आकलन किया जाता है। लेकिन अभी ऐसे भी चमत्कार हम नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन लगातार इस क्षेत्र में लोगों के अंदर जो अपने वोटिंग पावर को लेकर जो चेतना जगी है, खासतौर पे हम पिछली भी बात करें कि पिछली बार 15 साल के बीजेपी शासन के बाद लोगों ने उन्हें हराया, बीजेपी को सत्ता से हटाया। उसके तत्काल बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए तो फिर वोट उनके पक्ष में गया। तो ये एक तरीके से
एक बदले हुए मानसिकता को दर्शाता है कि वो राज्य में शासन बदल रहे थे लेकिन केंद्र में बदलना नहीं चाह रहे थे। तो इस तरीके की जो एक सहज प्रवृत्ति है लोगों के अंदर, ये सारे आंकड़े जो हैं वो ये भी बताते हैं कि आज आम मतदाता जो है वो मुद्दों को लेकर कितना सचेत है। वो स्थानीय मुद्दे और राष्ट्रीय मुद्दे इनमें भी अंतर करने में अब सक्षम हो चुका है। तो वो अपनी प्रायोरिटी तय करते हैं और इस आधार पे अगर बहुत ज्यादा वोटों का वृद्धि अगर हम देखते या वोटों में नहीं देने की प्रवृत्ति देखते कि वोटों का प्रतिशत बहुत गिर गया है, तब हम कह सकते थे कि कुछ बदलाव का लक्षण है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि जैसा कि दोनों पार्टियां अपने अपने से दावा कर रही हैं कि हम बेहतर परिणाम देंगे, तो ये उनको खुश होना चाहिए कि वो एक 4 जून तक तो दोनों को खुश होना चाहिए। बाकी तो देखने वाली बात होगी कि 4 जून के बाद कौन खुश होगा कौन नहीं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। किरण बघेल जी, हम आपके पास आना चाह रहे हैं। अभी तो बढ़े हुए मत प्रतिशत की बात हो रही थी कि बढ़े हुए मत प्रतिशत पर बीजेपी का क्या रुख है, लेकिन अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि जिन जिन सीटों पर कम प्रतिशत मतदान हुए हैं 2019 के मुकाबले, वो सीटें हैं बस्तर, वह सीट है राजनांदगांव, वह सीट है महासमुंद। ये इन सीटों पर 2019 के मुकाबले और भी हैं। अगर जो बात करें कांकेर की तो ये भी है, यहाँ भी कम प्रतिशत मतदान हुए हैं 2019 के मुकाबले। और कोरबा को भी ले सकते हैं, कुछ पॉइंट में वहाँ भी कम मतदान हुए हैं। तो ये कम प्रतिशत मतदान, अगर टोटल प्रतिशत मतदान आपके पक्ष में जा रहे हैं तो जिन जिन सीटों पर कम प्रतिशत मतदान हुए हैं वहाँ का गणित, बीजेपी का गणित क्या कहता है? कारण हो सकते हैं, जिसमें से मुझे लगता है मौसम भी एक बहुत बड़ा कारण होगा कि आप देख सकते हैं 7 मई के आसपास वोटिंग हुई और बहुत गर्म रहा वो दिन भी। लेकिन उसके बावजूद मुझे ये लगता है कि चूंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं ने खुद सरेंडर कर लिया, आप देख सकते हैं कोई भी स्टार प्रचारक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रचार में नहीं आया और पूरी तरह कांग्रेस ने तो वॉक ओवर दे दिया था भाजपा से। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता ही बाहर नहीं निकले हैं वोट डलवाने के लिए, या जो उनके जो कोर वोटर है उनको वो बूथ तक लाने में असमर्थ रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता। मुझे लगता है वो परसेंटेज जो कम हुआ है वो यही कारण है, क्योंकि भाजपा को जो चाहता है वो तो अपने घर से निकला है। तो मुझे 2 कारण लगते हैं, एक तो मौसम और दूसरा लगता है कांग्रेस के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने खुद सरेंडर कर दिया, वॉकओवर कर दिया, बात कर रही घर से बाहर नहीं निकले। नहीं किरण जी, हम कम प्रतिशत मतदान की बात नहीं कर रहे हैं कि ये क्यों हुआ। हम ये कह रहे हैं कि अगर कम प्रतिशत मतदान जिन जिन सीटों पर हुआ वहां क्या बीजेपी फायदे में रहेगी या नुकसान में रहेगी? क्या आकलन है बीजेपी? बिल्कुल फायदे में रहेगी। बिल्कुल देवेंद्र जी, हम बिल्कुल आश्वस्त हैं, बहुत होपफुल हैं कि चाहे कम मतदान हुए या ज्यादा, 11 क्या 11 सीट भाजपा की झोली में आने वाले हैं। जब पिछली सरकार में कांग्रेस की सरकार थी राज्य में, जब हम 8-9 सीट जीतने में सफल रहे, अब तो साय काम करने वाली साय जी की सरकार है, लगातार साय फैसले लिए जा रहे हैं और सारे काम हो रहे हैं। तो मुझे लगता है जनता कहीं ना कहीं मोदी जी के विश्वास के साथ जाएगी, विष्णु के सुशासन के साथ जाएगी। तो हम तो पूरे 11 के 11 कारण क्या है कि अगर जो कम प्रतिशत मतदान, नहीं किरण बघेल जी, कुछ जरूर कारण आपको बताना होगा, ठोस कारण, कि अगर जो जिन जिन सीटों पर कम प्रतिशत मतदान हुए हैं वो भी आपके पक्ष में जा रहा है, कैसे हम कैसे मान लें? कोई ठोस कारण? देखिए, अगर आप बात करें, मैं आपके राजनांदगांव से शुरू करना चाहूंगी। राजनांदगांव में जैसे ही भूपेश बघेल जी ने घोषणा होने के बाद, एज अ प्रत्याशी घोषणा होने के बाद पहली सभा की, तो उनको भरे मंच में अपने ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का विरोध का सामना करना पड़ा। कांकेर की बात करें तो कोई बहुत स्थापित चेहरा वहां से प्रत्याशी नहीं बनाया गया है। कोरबा की बात करें तो वहां एक प्रचार का वो चला था कि लापता सांसद, मैं खुद कोरबा लोकसभा में गई थी, वहां के स्थानीय लोगों से जब मैंने चर्चा की तो बताते थे कि कभी हम उन्होंने ज्योत्सना मान को देखा तक नहीं है। उसके ठीक विपरीत सरोज पांडे जी वहां की पालक सांसद रही हैं, कोरबा के क्षेत्र के लोगों के साथ सतत संपर्क में रही और बहुत से विकास के कार्य भी करवाए हैं। अपने
सांसद निधि से या पालक सांसद होते हुए। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं कि राजनांदगांव में जिस प्रकार भूपेश बघेल जी को अपने ही कार्यकर्ताओं का विरोध का सामना करना पड़ा। महादेव ऐप उसी समय बहुत प्रचलन में आया था, तो लोगों का विरोध का सामना करना पड़ा। कांकेर में तो एक बिल्कुल नहीं योग्य प्रत्याशी ही नहीं लगता मुझे कि जनता के बीच के है ही नहीं वो। तो ये सब सारी चीजें हैं और कोरबा की मैंने बात बताई ना कि 5 साल ज्योत्सना महंत जी ने सुधे नहीं दी जनता की, उन्होंने 5 साल उनको पलट के नहीं देखा। तो बिल्कुल ये इनके खिलाफ ही जाने वाला है ये तीनों का। तो मुझे लगता है ये तीनों जो जिसमें कम प्रतिशत मतदान हुए वो भाजपा के पक्ष में ही आएंगे। चलिए हम आना चाहेंगे संजय देवांगन जी के पास। कम प्रतिशत मतदान वाले सीटों पर भी बीजेपी का दावा है कि वही आ रहे हैं। कांग्रेस क्या सोचती है? देखिए हमारा जो सोच है, कांग्रेस की सोच है यह है कि जो मतदान का प्रतिशत कम हुआ है, देखिए जब बढ़ता है तो परिवर्तन की लहर रहती है, लेकिन घटता है तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि वर्तमान में बने हुए जो है उनका स्थान बना रहेगा। जैसे कई जगह की बात आई, अभी आपका राजनांदगांव का हो गया, बस्तर, कांकेर, कोरबा, इसमें भाजपा स्वस्थ थी, लेकिन उसमें जितना जबरदस्त एक टक्कर है वहां पर, जिसको ये नहीं कह सकते कि भाजपा वाले की दम थम करके कि हम जीत रहे हैं करके। जैसे महासमुंद की बात है, महासमुंद में इस बार भाजपा ने प्रत्याशी चेंज किया, चौधरी जी को टिकट दिया, मैडम चौधरी को, जो बहुल्यता साहुओं की है वहां पर। तो ये महासमुंद की भी इनकी परिस्थितियां बिगड़ रही हैं, कांग्रेस की मजबूत ज्यादा नजर आ रही है वहां पर। तो वोट ऑफ परसेंट का जो बढ़ी है और घटी, दोनों में मेरे को अपना जो मेरी मानना है उससे ये लगता है बताइए कि इस बार जो वोट है, जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने, वरिष्ठ पत्रकार जी जिसका जी नहीं, वरिष्ठ पत्रकार महोदय के पास हम आएंगे। नहीं, वरिष्ठ पत्रकार के महोदय नहीं, मैं उनकी बातों का समर्थन कर रहा हूँ जी जी। उन्होंने जिस बात को कहा कि वाकई पब्लिक जो है अपने अधिकारों को समझ रही है, और पिछले 10 साल में जो मोदी जी के शासनकाल में ये तो महंगाई को लेकर के रही है, नहीं, ये तो सामान्य सा जवाब हो गया। जैसे किरण बघेल जी ने एक एक करके गिनाया है कि इस कारण से यहाँ पर कम प्रतिशत मतदान हुआ है, फिर भी लोग हमें ही वोट किए हैं। तो उसी तरह से आपको भी कारण गिनाने होंगे। सामान्य से जवाब से संतुष्ट होने वाले हम नहीं हैं संजय देवांगन जी। अगर आप जो कह रहे हैं तो वो कुछ न कुछ उसके पीछे कारण, ठोस कारण होगा, वो ठोस कारण बताइए। जी मैं वही बता रहा हूं कि जो 10 साल में जो लोगों ने जो उम्मीद की थी, जो उनके उम्मीद पे जिस बात को लेकर के मोदी जी को जैसे देखे थे कि 14 में जो वो जीते थे, 19 में भरपूर वोट पाए, छत्तीसगढ़ में 9 के 9 सीट उनको मिली थी। उस समय जनता को यह विश्वास था कि केंद्र में मोदी जी से बेहतर कोई काम नहीं कर सकता। लेकिन जो 19 में वोट देने के बाद 14 से लेकर के 24 के बीच में जो कार्य रहे हैं, जो उनकी अपेक्षाएं रही हैं, जो उनकी आवश्यकता रही है, ये सब चीज पूर्ण होने के बजाय महंगाइयों को लेकर के लोगों को झेलना पड़ा है, सुविधाओं को लेकर के तकलीफ में आए हैं। और अभी जो वोट निकले हैं, जो किरण बघेल जी कहते हैं कि कांग्रेस के लोग घर से नहीं निकले काम करने के लिए, जनता स्वफुर्त निकली है भाजपा को वोट देने के लिए। तो बता दूं, पार्टी के अंदर में सभी के झगड़े रहते हैं, और जो सत्ता पे रहता है उनका छोटी सी भी बात जब बाहर निकलती है तो बड़ा बात हो जाता है, और उनके कार्यकर्ता आपस में बात करते हैं, वो बड़ा मामला बन जाता है। लेकिन कार्यकर्ता जो होते हैं कांग्रेस से अगर लड़ रहे तो घर की बात होती है, और पब्लिक इतनी समझदार है कि वोट डालने से पहले अपने अधिकारों को और अपने राज्य का, अपने क्षेत्र के विकास को समझ करके वोट डालती है। तो इसलिए इस बार छत्तीसगढ़ के अंदर जो परिस्थितियां बनेगी वो कांग्रेस के पक्ष में बनेगी, ये हम मान रहे हैं, और ये चीज देखने 4 तारीख को हमको देखने को भी मिलेगा। चलिए 4 तारीख का तो इंतजार सबको है, लेकिन हम इसलिए ही पहले आप लोगों से पूछ ले रहे हैं कि 4 तारीख को भी बुलाएंगे, और उस दिन आप लोगों का जो भी ये कथन है, जो तर्क है, वो देखा जाएगा कि वास्तव में किस तरह का है और वास्तव में क्या परिणाम आ रहे हैं। जी हमारे साथ नागेंद्र वर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका विश्लेषण क्या कहता है? हमारे दोनों
पार्टी के प्रवक्ताओं का विश्लेषण तो आपने सुन लिया कि किरण बघेल जी ने क्या कहा और संजय देवांगन जी ने क्या कहा। तो कुल मिलाकर के दोनों जीत रहे हैं, 11 सीटें हैं और इस तरह से जीतेंगे तो 22 सीटें करनी पड़ेंगी। तो आप बताइए कि अगर जो जहां कम प्रतिशत जिन सीटों पर मतदान हुआ है उन सीटों पर उस पर वो जो मतदान प्रतिशत है किसके पक्ष में जा सकता है? के बाद वोटों के गिरने पे उसके प्रतिशत पे पार्टियों में गंभीरता से मंथन होता है, लेकिन ये इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकारते नहीं है। सच तो ये है कि चिंता तो उसी दिन से शुरू हो जाती है जब वोट बहुत तेजी से बढ़ते हैं या वोट गिरते हैं, और इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। कुछ संसदीय क्षेत्र में अगर हम माने कि वहाँ प्रत्याशी जो है उसके साथ कार्यकर्ताओं की ट्यूनिंग कितनी है, वो कितने उत्साह से उसके लिए काम कर रहे हैं, वो आम मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने के लिए किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो दोनों पार्टी के दावे अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, लेकिन चुनाव के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं तो इसके मायने बहुत अलग अलग होते हैं। राजनांदगांव में अगर हम देखें, अगर वोट का प्रतिशत गिर रहा है तो हम कह सकते हैं कि एक नेता का बयान जो है वो शायद वहाँ के उस पार्टी के कार्यकर्ताओं को पसंद नहीं आया हो, उन्होंने उसके कारण वोट देने में रुचि नहीं दिखाई हो। कहीं पर हम ये कह सकते हैं कि प्रत्याशी के चयन में कुछ चूक हो रही हो, उसके कारण थोड़ी सी नकारात्मकता बढ़ रही हो। तो ये दो फैक्टर तो वो हो गए। दूसरी चीज, अगर ये कहें कि वोट का प्रतिशत, और अब तो एक ऑप्शन निर्वाचन आयोग ने दे ही रखा है नोटा, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप जाएं, आपको कोई सा भी प्रत्याशी पसंद नहीं है तो आपके पास आखिरी एक विकल्प बचता है, तो वो वोटिंग का प्रतिशत तो स्वाभाविक रूप से नोटा को भी एक फैक्टर मान के देखिए कि वोट का प्रतिशत बढ़ गया, लेकिन वो सारे के सारे नोटा में एक बड़ा हिस्सा दफ्तर के टेक्स्ट में भी हमने देखा है कि 40-42 की संख्या में, इतनी बड़ी संख्या में, हजारों में नोटा वोट पड़ते हैं, तो वोटा अपने आप में एक कैंडिडेट जैसा ही खड़ा हो जाता है। अगर 4 कैंडिडेट के बीच में नोटा का प्रतिशत अगर बढ़ता है तो आप उसको एक निर्दलीय प्रत्याशी मान लीजिए जो किसी काम का नहीं है, डमी है, लेकिन वो आपके वो चुनाव परिणाम को तो प्रभावित करता ही है। तो, जी बिल्कुल जी। तो ये सारी चीजें जो है तो ये स्वीकारना पड़ेगा कि अगर आप किसी क्षेत्र में वोटों की संख्या गिर रही है या बढ़ रही है तो आप खुश भी हो सकते हैं और दुखी भी हो सकते हैं। चीजों को अगर सही ढंग से विश्लेषण करें, और इसमें पार्टी चिंतन करती है। फिर मैं एक बार दोहरा रहा हूँ कि वो सार्वजनिक रूप से इसको नहीं स्वीकारते, लेकिन इससे मंथन बिल्कुल चलता रहता है। अच्छा, जिन सीटों पर मतदान कम हुआ है, चाहे कुछ ही प्रतिशत कम हुआ हो, तो क्या ये सत्ता पक्ष के विपक्ष में जा सकता है? एकदम ये कह पाना कठिन है जी, क्योंकि हम तो दोनों तरीके से सोचते हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि किसी के पक्ष में मतदान होने वाला हो और कोई ऐसी चूक हो जाए जो अपने आप मतदाताओं को थोड़ा सा निराश कर दे और वो वहां ना जाएं, वोटिंग ही ना करें, तो ये भी एक फैक्टर होता है। तो अब इसको अगर आप कहें कि उस प्रत्याशी के प्रति जो नकारात्मक भाव था या कार्यकर्ताओं की जो उत्साहहीनता, खासतौर पर एकदम स्पष्ट शब्दों में मैं बोल रहा हूँ, इस चुनाव में खासतौर पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को हमने देखा कि उसके कार्यकर्ताओं में वो उत्साह नहीं दिख पा रहा था जो अब की बार 400 पार का जवाब देने में मजबूती से खड़ा होता दिखे। जी, संजय देवांगन जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी, संजय देवांगन जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? नहीं, फोन आता उसमें काटना था। चलिए कोई बात नहीं। किरण बघेल जी, अब हम पुनः आपके पास आते हैं। आपने कारण तो बता दिया और ऐसे ठोस कारण बताए कि जिससे हम भी नकार नहीं सकते। आप गई हैं, देखी हैं, और जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ
कुछ नारेबाजी हुई है, इस तरह की बातें आपने कही हैं, अगर मैं ठीक हूं तो आप जमीन पर जो देखी हैं वो बातें कह रही हैं कि अगर कम प्रतिशत मतदान हुआ है फिर भी बीजेपी निकल रही है, लेकिन जहां ज़रूरत से ज़्यादा हो गया हो तो क्या सत्ता पक्ष के विरोध में लोग निकल करके आकर के वोट डाले हैं क्या, कि वहां पर आपके प्रत्याशी की क्या स्थिति होगी? देखिए, हम एक पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं तो निश्चित ही हम अगर कम होता है या ज्यादा होता है हम अपने पार्टी के पक्ष की ही बात करते हैं। लेकिन अगर मैं नहीं तो हम सीटों पर भी बात करूं तो करने लगेंगे आजकल ना यथार्थ आपसे। की बात करें जी जी देवेंद्र जी। तो आजकल वोटर्स बहुत साइलेंट है और बहुत पढ़े लिखे हैं और बहुत ज्यादा हम आकलन नहीं कर सकते। पहले अगर वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा होती थी तो हम इसको सत्ता पक्ष के विरोध में मानते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये ट्रेंड बदला है। अगर अच्छे मतदान होते हैं, अच्छा प्रतिशत मतदान होता है तो कभी कभी वो पक्ष में भी जाता है। तो अभी ये कहना कि ये बहुत ज्यादा हुआ है तो पक्ष में है या विपक्ष में, बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन चूंकि हम पॉलिटिकल पार्टी के हैं और हमारी योजनाओं पे जनहित की कल्याणकारी योजनाओं पे पूरा विश्वास है, तो हम बिल्कुल होपफुल हैं कि ये जो जितना भी वोट प्रतिशत बढ़ा है या घटा है वो हमारे पार्टी के लिए पक्ष में होगा और पुनः कमल की सरकार कांग्रेस की भाजपा की खिलेगी, क्योंकि कांग्रेस में एक कोई भी जहां पर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इतना कमजोर विपक्ष इतने जी 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 आप अपनी बात कह लीजिए फिर हमारा सवाल आएगा। जी, इतने एक लोकतंत्र की खूबसूरती होती है उसका मजबूत विपक्ष, जो कि भारत में आप देख सकते हैं देवेंद्र जी, आप इस बात से कतई इनकार नहीं कर सकते कि एक मजबूत विपक्ष की भूमिका अदा कर रही है। कांग्रेस की बात करें या इंडिया गठबंधन की बात करें, एंड मौके में नीतीश जी चले जाते हैं, ममता जी से सामंजस्य नहीं बिठाया पा रहे हैं, और तो ये सब चीजें हैं जो जनता देख रही है कि अगर आपको लोकतंत्र को बचा के रखना है तो इसे एक मजबूत हाथों में देना पड़ेगा, भारत को एक मजबूत कंधे पे सौंपना पड़ेगा। तो वे लगातार मजबूत विपक्ष के प्रेजेंस में जनता की कहीं ना कहीं भरोसा तो है ही, कभी कभी मजबूरी भी बन जाती है भाजपा को चुनना और कांग्रेस को वोट नहीं देना। चलिए संजय देवांगन जी, अब वही सवाल आपसे कि अगर प्रतिशत मतदान हुए हैं तो आपके पक्ष में क्यों नहीं? जैसा कि किरण बघेल जी ने कहा कि वो उन्हीं के पक्ष में जाएंगे, चाहे कम प्रतिशत मतदान हो या अधिक प्रतिशत मतदान हो। जिन सीटों पर अधिक प्रतिशत मतदान हुए हैं वहां भी बीजेपी ही जीत रही है किरण बघेल जी के अनुसार, जहां जिन सीटों पर कम मतदान हुए हैं 2019 के मुकाबले वहां भी बीजेपी जीत रही है, किरण जी का कहना है। आप तो वहां है ही नहीं है, लगता है 11 की 11 सीटें आएंगी बीजेपी की। अब आप बताइए। जी बिल्कुल, देखिए जिस कांग्रेस को कमजोर बता रही है और इनके जो पार्टी के अंदर में कांग्रेस पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं की आपसी बयानबाजी को लेकर के ये आश्वस्त हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता इन्हें वोट दी है, तो ये विधानसभा से लोकसभा के बीच में जितने लोगों के ऊपर इनके द्वारा आरोप लगाते रहे हैं और जितने लोगों को ये स्वार्थी तत्व बताते रहे कि सभी तो भाजपा में चले गए। आप मुझे बतलाइए, जिस भाजपा को ये सही बतला रहे थे और जिन लोगों से अगर जनता चिढ़ रही थी वो उनको तो ये लाल कारपेट बिछा करके स्वागत करके ले गए अपने पास, तो क्या छत्तीसगढ़ की जनता फिर इन्हें लोकसभा में स्वीकार करेगी? एक तरफ कहते हैं कि ये कांग्रेस के लोग थे, ये भ्रष्टाचार किए, ये लोग छत्तीसगढ़ के अंदर में लोगों को बरगलाने का काम किए, लोगों के हित के हिस्से की चीजों को खा गए, ये जो आरोप लगाए हैं और फिर उन्हीं लोगों को ये भाजपा में शामिल कर लेते हैं। तो क्या छत्तीसगढ़ की जनता को, जो हमारी बहन पतलारी शिक्षित और पढ़े लिखे लोग हैं, क्या वो जनता फिर से उस भाजपा को वोट देगी? क्या मोदी जी की उस गारंटी के लिए वोट देगी? सबसे पहले समझने की बात है ये। और इन परिस्थितियों को जो थोक में इनके ही नेता और छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम लाखों की संख्या में कांग्रेसियों को भाजपा ज्वाइन करवा लिए, तो इतनी भीड़ की कांग्रेस में जो लोग थे जिसको स्वार्थी तत्व थे
या फिर जिनको ये आरोप लगाते थे सभी भाजपा में चले गए, तो छत्तीसगढ़ की जनता क्या भाजपा को वोट करेगी? सबसे पहले सोचने की बात है। ऐसी परिस्थितियों में कैसे कह सकते हैं? और पिछले 10 साल में जो छत्तीसगढ़ के अंदर में जो केंद्र सरकार में बैठ करके नेतृत्व करते थे छत्तीसगढ़ के को लेकर के, उनकी कहीं कोई यहाँ छत्तीसगढ़ को लाभांश नहीं दिखता है लोगों को। उसकी जो हमारे रायगढ़ में, मैं रायगढ़ की बात को कर दूं, जहां 4 बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सांसद रहे हैं, जो 0% सन्नाटा, एक बार अभी गोमती साय जी थी, उनके बाद भी कोई उपलब्धि नहीं है। ऐसी स्थिति में अब छत्तीसगढ़ की जनता, जैसे देखिए पिछले बार जो 19 में जो चुनाव हुई थी विधानसभा की, जिसमें भरपूर कांग्रेस को वोट दिए थे और कांग्रेस की सरकार बनाया था, तत्काल जब लोकसभा की चुनाव आई थी तो केंद्र में मोदी जी को वोट दे दिए थे। तो इस बार ये परिस्थिति देख लीजिएगा, यही परिस्थिति छत्तीसगढ़ के अंदर आएगी और छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस को भारी वोटों से और भारी सीटों से, जो 11 सीटें कह रहे हैं उनमें से हम अभी भी कहते हैं 5 से 7 सीट कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता ही तय करेगी। 5 की बात करें कि 5 सीट आप ले जा रहे हैं और 11 सीट बीजेपी, तो फिर ये जो 5 सीट है यानी कि 16 सीटें होनी चाहिए, तब तो आप पूरा गणित समझ में आएगा। लेकिन 16 है नहीं, तो कौन कितने पे संतोष करेगा ये देखने वाली बात होगी। ये 4 तारीख को पता चलेगा। नागेंद्र जी मुस्कुरा रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप बताइए, अब दावे तो दावे हैं, दावों का क्या, बातें हैं, बातों का क्या, लेकिन असली रिजल्ट 4 जून को आना है। लेकिन उससे पहले एक सवाल हम जरूर करना चाहेंगे आपसे कि जहां तक 2009 की बात करें, 2009 के ही डेटा के अनुसार हम विश्लेषण कर रहे हैं, 2009 के बाद की, तो 2009 की बात करें तो 55 कुछ प्रतिशत, 2014 की बात करें तो 69.50%, 2019 की बात करें तो 71.49%, अब 2024 की बात करें तो 72.80%। ये मतदान हुए हैं। धीरे धीरे ही सही, लेकिन लगातार मतदान प्रतिशत, टोटल मतदान प्रतिशत 11 सीटों के, इसमें बढ़ोतरी देखी गई है छत्तीसगढ़ में। इसे आप क्या कहेंगे? इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ विकास की ओर बढ़ता हुआ छोटा सा प्रदेश है जो भारत के नक्शे में अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए आतुर है। अब चुनाव के साथ मतदान शब्द एक बड़ा गौरवपूर्ण शब्द है। हम अपने प्रतिनिधि को मतदान करके उसे संसद में पहुंचाते ताकि वो हमारे हित की बात करे। पहले वोट छापे जाते थे, अब वोट दिए जाते हैं। तो ये बहुत बेसिक फर्क है। पहले इसको लेके इलिटरेसी थी, वोट छीन लिया जाता था, वोट ले लिया जाता था, वोट छाप दिया जाता था। लेकिन अब सजग मतदाता समझता है कि उसके 5 साल में एक बार मिलने वाले पावर की क्या महत्ता है। और मुझे लगता है कि ये सजगता, ये वोटों को देने के प्रति लोगों की जो जागरूकता है, लोकतंत्र में अपने पावर के प्रति उनकी जो जिम्मेदारी है, उनका कर्तव्य है, वो अब लोगों को समझ में आने लगा। और अब वो राजनीतिक दलों के वो लोक लुभावन वायदों पे भी यकीन नहीं करते। अब वो जमीनी स्तर पे पुख्ता काम देखना चाहते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना चाहते हैं, अपने हित में लिए गए तमाम अच्छे निर्णय को समझना चाहते हैं और उसको जमीन पे बिल्कुल महसूस करना चाहते हैं। और अब मुझे लगता है कि आने वाले समय में देवेंद्र जी, ये परंपरा भी खत्म होती चली जाएगी कि लोगों को छोटे छोटे प्रलोभन के दम पे आप उनका वोट नहीं ले पाएंगे जी। आप उनको मुफ्त में कुछ दे के वोट नहीं ले पाएंगे। जब सजग होते जाएंगे लोग, तो जब उनको कुछ मुफ्त में दिया भी जाएगा तो मुझे लगता है वो इनकार करेंगे। इनकार नहीं करेंगे, रख लेंगे, लेकिन वोट नहीं देंगे। हमको तो ये लग रहा है वोट, हाँ बिल्कुल, ये भी होने वाला है। लोग उसकी कीमत वोट से नहीं चुकाएंगे, सिर्फ फंसेंगे, ले तो लेंगे लेकिन उस पे गारंटी नहीं देंगे कि हम इस पे वोट देंगे। तो ये सजगता तो लोगों के अंदर सजगता है। और इसे कहते हैं कि मतदाताओं की चालाकी। अगर जो डायरेक्ट मना भी करते हैं तो दिक्कत होती है, सामने वाले के टारगेट में आ जाएंगे वो,
और ये कहेंगे कि भाई महसूस करिएगा। जी जी हाँ, आप महसूस करिएगा। अब जो राजनेता है ना, अब उनके बॉडी लैंग्वेज से आपको समझ में आएगा। जब वो लोगों से मिलते हैं, जनता के बीच बातचीत करके आते हैं, तो वो भी भांपते हैं कि उन्होंने लोगों को मैं कह सकता हूँ कि लोक लुभावन वादों से भ्रमित करने की जो कला थी, उसमें अब शिथिलता पाई है। अब लोगों के अंदर जादू चल नहीं रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। वो मजा लेते हैं, ताली बजाते हैं, लेकिन चादर में कुछ नहीं डालते, सिर्फ जादू देख के चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तमाशा देखते हैं लेकिन ताली बजाते हैं, चादर में कुछ नहीं डालते, और जहां डालना है वहां डाल के चले आते हैं। ये सजगता है, और छत्तीसगढ़ में ये सजगता देखी जा रही है। अब चर्चा तो और हम करना चाहते थे, लेकिन समय इसकी इजाज़त नहीं देता, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो प्रतिशत मतदान छत्तीसगढ़ में प्रतिशत का पारा चढ़ा हुआ है 1.31%, और ये मामूली सा प्रतिशत का पारा 2019 से 2024 के जो मतदान हुए हैं 2019 की तुलना में 2024 में चढ़ा है। ये पारा किसको बीमार करेगा और किसका इलाज करेगा, ये देखने वाली बात। 4 जून को सब पता चल जाएगा, लेकिन आकलन आपने देखा कि कोई भी पार्टियां 4 जून से पहले मानने को तैयार नहीं हैं कि वास्तव में कम बढ़ा हुआ प्रतिशत किसके पक्ष में जा रहा है। मेरे पक्ष में नहीं आ रहा, उनके पक्ष में जा रहा है, ये कहने को कोई तैयार नहीं। लेकिन वास्तव में है क्या कि कम से कम कुछ बढ़ा तो, मतदान प्रतिशत कुछ बढ़ा तो, ये जागरूकता है छत्तीसगढ़। फिलहाल 4 जून को सारी स्थितियां सामने आ जाएंगी। इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।